नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के एक बहुत ही अहम लेक्चर की चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी के कुछ क्लास कुछ वीडियोज वो अक्सर ये मांग कर रहे थे कि सर हिमालय के कुछ हिस्सों को पढ़ा दिया जाए। तो चूँकि ऑफलाइन क्लासेज में ज्योग्राफी की पढ़ाई काफ़ी डिटेल्स में हुई है, लेकिन ये वीडियो मैं दरअसल केवल यूट्यूब पर्पस के लिए ही बच्चों की डिमांड पर ही इस यूट्यूब वीडियो को हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रांस हिमालय की जो 3 श्रेणियां है, जो काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है और फिर जास्कर रेंज है, उन्हीं रेंजों के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ जो अहम फैक्ट्स हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो है हमारे प्रश्न जो है वो छूटने की संभावना न के बराबर हो। और हमारी यही टॉपिक है, ट्रांस हिमालय आज की टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रांस हिमालय की एक परिचय को, एक सामान्य परिचय को पहले समझने का प्रयास करते। जब आप भारत का भौतिक विभाजन करते हैं, भारत का भौतिक विभाजन, तो भारत के भौतिक विभाजन को हम कई तरह से बांटते हैं। इसमें एक हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भी है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र। और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग मेनली जो है वो हिमालय को ही पढ़ने का प्रयास करते हैं। और हिमालय को अगर आप देखिए तो हम 2 भाग में पहले तो उसको बांट लेंगे कि एक आपको ट्रांस हिमालय है जो पुरानी हिमालय, या आप उसको पार हिमालय कह सकते हैं, ट्रांस हिमालय। इसी हिमालय को हम पार हिमालय कहते हैं, पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब हिमालय को अगर आप देखिएगा तो ये मुख्य हिमालय से ज्यादा पुराना है। ठीक है, और ये आप देखिएगा कि मुख्य हिमालय जो है मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो हिमालय को अध्ययन करने के लिए हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, उसको 2 भागों में पहले बांट लेते हैं। एक हो गया आपको ट्रांस हिमालय और दूसरा हो गया आपको मेन हिमालय, मुख्य हिमालय, जो एक विशेष लाइन, जो एक काल्पनिक रेखा है ITSZ के द्वारा जो है वो आपको एक दूसरे से अलग होती है। हम उसकी चर्चा भी यहाँ पे करेंगे, आज के इस क्लास में करेंगे। तो जब देखेंगे कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक हिस्सा हमारा हो जाता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और दूसरा हो जाता है मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय में फिर हम लोग देखते हैं कि मुख्य हिमालय की 3 आपको रेंज दिखाई पड़ेगी, 3 पर्वत श्रृंखलाएं आपको दिखाई पड़ती है। जो आप लद्दाख से, आप जम्मू कश्मीर लद्दाख से आप देखिएगा कि सबसे ऊपर वाला जो है वो आपको ग्रेटर हिमालय, उसको हम हिमाद्री कहते हैं, ग्रेटर हिमालय। फिर आप बीच में देखिएगा कि मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय जिसको हम कहते हैं, और सबसे नीचे जो है दक्षिण में, सबसे दक्षिण में जो है वो शिवालिक की श्रेणियाँ पाई जाती है, जो थोड़ा ज़्यादा कटी छटी श्रेणियाँ हैं। और वहाँ पे जब हम ट्रांस हिमालय में आते हैं तो ट्रांस हिमालय में भी हम लोग उसको 3 भाग में, सामान्यतः वैसे तो 4 भाग है, चूँकि कैलाश पर्वत भी ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है जो तिब्बत के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ट्रांस हिमालय को हम 3 से 4 भाग में उसको हम बांट लेते हैं। तो यहाँ पे पहले ट्रांस हिमालय को समझने का प्रयास करते हैं कि ये ट्रांस हिमालय हमारा क्या है। तो ये ट्रांस हिमालय, ये हिमालय से पुराना है, ये आपको हिमालय से पुराना है, हिमालय से पूर्व में बना है। और आप समझ ही रहे हैं कि आपको मुख्य हिमालय, मतलब हिमालय कहने का मतलब ये मुख्य हिमालय से पुराना है और मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है, मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। अगर आप इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को थोड़ा लोकेट करने का प्रयास करें तो ये हमारी इंडिया की मैप है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया की कुछ जम्मू कश्मीर, इधर पंजाब, हिमाचल वगैरह राज्यों को लेकर एक छोटा सा यहाँ पे मैप ड्रॉ किया गया है। तो ये हमारा इंडिया है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिएगा कि इंडिया को जो आप देखेंगे, यहीं पे हमारी जो है मेनली जो है ट्रांस हिमालय के रीजन बनते हैं। जो यहाँ पे देखिएगा कि एक आपको काराकोरम रेंज है, फिर आपको लद्दाख रेंज है, और फिर यहाँ पे जास्कर की रेंज है, यहीं पे आपको देखिएगा कि कैलाश रेंज है। तो ये जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ये ट्रांस हिमालय है हमारा। इसके बाद से जो है मेन हिमालय की, मुख्य हिमालय की जो है वो 3 श्रेणियां आपको शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले एक बेसिक परिचय हम यहाँ पे करते हैं कि ट्रांस हिमालय क्या है। तो मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। और अगर आप देखिए तो पामीर की जो ग्रंथि है, पामीर नोट के नाम से जाना जाता है, जिसको दुनिया की छत कहते हैं, तो यह पामीर नोट के दक्षिण में है।
या आप कह सकते हैं कि ये दक्षिण, और ये चूंकि काराकोरम रेंज देखिएगा पश्चिम की तरफ जाके पामीर से लग जाएगी और फिर इधर कैलाश के तिब्बत से लग जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेने का प्रयास करते हैं कि ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है वो कैसे होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति चूंकि हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को हिमालय की उत्पत्ति को भी यहाँ पे समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं शॉर्टकट में। देखिएगा, जब आप हिमालय की उत्पत्ति को पढ़ेंगे, हिमालय की उत्पत्ति तो आप जानते ही है कि हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ सिद्धांत है जो बहुत ही फेमस सिद्धांत है। जैसे आप देखिए कि भूसंतति का एक सिद्धांत है कोबर का, जो बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है, भूसंतति का सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में जो एक सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कोबर का भूसंतति का सिद्धांत। भूसंतति का सिद्धांत थोड़ा सा संक्षिप्त में हम इसको संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। भूसंतति का सिद्धांत क्या है? भूसंतति का मतलब होता है कि दो जो स्थलीय हिस्से होते हैं, उस स्थलीय हिस्से के बीच में जो एक गारा क्षेत्र बन जाता है, उसको हम लोग भूसंतति कहते हैं। जैसे सपोज दैट कि ये एक स्थल वाला हिस्सा है, ये एक स्थल हिस्सा है, और ये बीच में अगर आपको एक धंसा हुआ ये क्षेत्र बनता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं भूसंतति। ये स्थल है और ये स्थल है, ये जो बीच का क्षेत्र बनता है इसको कहा जाता है भूसंतति। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूसंततियों को प्रकृति का पालना किसने कहा, पृथ्वी का पालना किसने कहा है? तो इन्हीं भूसंततियों को पृथ्वी का प्रकृति का पालना कहा गया है, वो कोबर के द्वारा ही कहा गया है। और कोबर की ही भूसंतति की सिद्धांत है कि जब हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के समय जब पृथ्वी निर्मित होती है, तो चूंकि आज के डेट में हम लोग क्या देखते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है। आराम से समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट क्लास में आपकी डॉट को समाप्त कर दिया जाए। थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, जब आप देखिएगा कि पृथ्वी का निर्माण होता है, तो पृथ्वी के निर्माण के समय एक ही भूखंड थे, एक ही स्थलाकृति थी। आज के डेट में जैसे हम 7 कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये जो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जब ये पढ़ते हैं कि 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं, 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं, वस्तुतः प्रारंभ में क्या थी? तो प्रारंभ में एक ही भूखंड था, स्थल का एक ही टुकड़ा था, और इस टुकड़ा को क्या कहा जाता था? इस टुकड़ा को कहा जाता था पैंजिया। इसी को कहते थे हम लोग पैंजिया। कालांतर में लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ये पैंजिया जो है ये टूट जाता है। ठीक है, और ये पैंजिया जब टूटता है तो 2 भाग में बढ़ जाता है। ऊपर वाला भाग जो है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अंगारा लैंड कहते हैं, अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्सा को कहा जाता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, मतलब आज के डेट में जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप है, प्रारंभ में ऐसा नहीं था। प्रारंभ में एक ही स्थल की जो है एक ही भूखंड था, और उस भूखंड को कहा जाता था पैंजिया। वो पैंजिया कालांतर में जब टूटता है तो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा जो है वो ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है गोंडवाना लैंड। और इसी बीच के क्षेत्र में आपको एक सागर बनता है जिसको कहा गया टेथिस सागर। यह है टेथिस सागर, टेथिस सागर, या इसी को हम लोग टेथिस भूसंतति के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने भूसंतति को बताया कि 2 स्थल के बीच का जो ये, जहां पे दोनों ही स्थलीय भाग से अवसाद आएंगे और वो अवसाद आके इसमें जाके गिरेंगे। इधर से भी अवसाद आएंगे, इधर से भी अवसाद आएंगे, और कहाँ जाएंगे? इस टेथिस भूसंतति में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन स्थलों के पैंजिया के टूटने से आपको 2 स्थल की आकृति बनती है, गोंडवाना लैंड और पैंजिया, और ये अंगारा लैंड बनता है, और बीच में टेथिस भूसंतति का निर्माण होता है। दरअसल हिमालय का निर्माण इसी टेथिस भूसंतति के द्वारा हुआ, टेथिस भूसंतति में हुआ। तो कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जब हम भारत का विस्तार पढ़ते हैं, अब पूर्वी घाट को पढ़ते हैं, तो पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो कुटप्पा भूसंतति में बनी है। वहीं पे अगर हम हिमालय को देखते हैं, तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो आपको कहाँ पे हुआ? टेथिस सागर में हुआ है, टेथिस भूसंतति में हुआ है।
कभी कभी बड़ा अजीब लगता है ज्योग्राफी के इन रहस्यों को कि जहां आज हम दुनिया की इतनी ऊंची ऊंची चोटियां देखते हैं, लगभग अगर आप टॉप 10 माउंटेन को ढूंढिएगा तो उसमें से अधिकांश जो पिक हैं वो सारे के सारे आपको ग्रेटर हिमालय में, एक आध आपको जैसे केटू मिल जाएंगे, काराकोरम रेंज में भी मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः वो ग्रेटर हिमालय में मिल जाते हैं। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची ऊंची माउंटेन है, सबसे ऊंची जो पिक है, आपको आश्चर्य लगेगा कि कभी वहां पे एक सागर हुआ करता था और उस सागर का नाम था टेथिस सागर। तो पहली बात कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर है कि हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में हुआ, यानी टेथिस भूसंतति में हुआ है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पैंजिया था, जब ये ऊपर वाला पैंजिया टूटता है तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या बनेगा, यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका बनेगा, यूरोप का क्षेत्र बनेगा, और यहाँ पे आपको यूरेशियन प्लेट बनता है, जो आपको कमोबेश आपको एशिया के जो देश अगर आप देखते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट को जब देखते हैं तो वो यूरेशियन प्लेट से ही निर्मित है। और यहाँ पर जो नीचे वाला जो गोंडवाना लैंड था, इससे आप देखिएगा कि वो दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे अंटार्कटिका है, तो ये सब जो बने हैं 4 कॉन्टिनेंट नीचे में, वो गोंडवाना लैंड से बनते हैं। और अगर आप भारत में देखिएगा हिमालय के निर्माण को देखिएगा तो दरअसल क्या होता है कि नीचे का जो गोंडवाना लैंड था, अब अगर इसको समझने का प्रयास कीजिए तो ये हो गया आपको पृथ्वी हो गया, एक भूखंड था, पैंजिया था, जो आपको टूट गया 2 भागों में, ठीक ना। बीच में क्या हो गया, यहाँ पे टेथिस सागर बन गया, ये टेथिस सागर है, ठीक है। अब ये वाला जो भूखंड था, ये वाला भूखंड क्या होता है अगले चरण में, अब ये टूटता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे टेथिस सागर है, अब ये क्या हुआ कि कई टुकड़ों में ये बट गया, ये उत्तरी दक्षिणी अमेरिका बन गया, यहाँ पे क्या देखिए अफ्रीका बन गया, फिर ऑस्ट्रेलिया बन गया, यहाँ पे देखिएगा मेडागास्कर वगैरह द्वीप वगैरह आपको दिखाई पड़ेंगे जो अफ्रीका के बगल में। तो यहीं से एक प्लेट टूट के निकलती है, अफ्रीका से आपको यहाँ से अफ्रीकन प्लेट से एक प्लेट टूटती है जिसको कहा गया इंडियन प्लेट। तो एक प्लेट ऐसे टूटी, ये इंडियन प्लेट था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। तो ये इंडियन प्लेट जो है ये क्या होती है कि तेजी से फिर मूव होती है, ये इस ओर ऐसे, ये इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराती है। मतलब अगर अगले चरण में हम आके देखेंगे तो क्या देखेंगे कि ये जो यूरेशियन प्लेट है, ये टेथिस सागर है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, ये आपको यूरेशियन प्लेट है, और अफ्रीका महादेव से या अफ्रीकन प्लेट से जो इंडियन प्लेट निकला है, वो प्लेट जो है धीरे धीरे इधर की ओर शिफ्ट होती है, ठीक है ना। ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इधर के अवसाद भी टेथिस सागर में जा रहे हैं, उधर के अवसाद भी। आप अगर भूसंतति का सिद्धांत देखेंगे तो दोनों तरफ के अवसाद, मतलब कि यहाँ पे देखिए कोबर के भूसंतति का सिद्धांत की है, आपको भूसंतति है, ये स्थलीय हिस्सा, ये स्थलीय, इसका अवसाद इसमें गिर रहा है, तो ये धीरे 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 इसको भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, ये अवसाद, ठीक है। और फिर क्या होगी कि इन अवसादों में क्या होगा, एक बलन पड़ेगा, इस पर एक फोर्स पड़ेगा। तो क्या, जैसे कि मान लेते हैं कि आप आटा है, अब आटा गूथा हुआ आटा है, उसको क्या कीजिएगा, दोनों तरफ से दबाइए, तो बीच का एरिया क्या होगा कि फोल्ड बनने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या होती है कि फोल्ड पड़ जाता है ऐसे, ठीक ना, ये फोल्डेड माउंटेन बन जाते हैं, जिसको हम बलित पर्वत कहते हैं। तो हिमालय क्या चीज है, एक बलित पर्वत का उदाहरण है। वहीं अगर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कर रही है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कर रही है कि इंडियन प्लेट जो है जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो जब इंडियन प्लेट यहां से टकराया तो ये टेथिस सागर में जो अवसाद थे, ये जो मलबे थे, इस मलबे में क्या हुआ, इस ये प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट से जाके ये इंडियन प्लेट ऐसे टकराया, ठीक है। तो ये जो टेथिस सागर के जो मलबे थे, उन मलबों में क्या हुआ, एक फोल्ट उत्पन्न हो गया, वलन उत्पन्न हुआ, और उसी वलन के फलस्वरूप आप देखते हैं कि हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। इसको और भी विस्तार में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कभी किसी लेक्चर में, जहां हिमालय के निर्माण से संदर्भित ही आपको हम कई सारी थ्योरी को, चूंकि एक नहीं बहुत सारे मत हैं हिमालय के निर्माण के संदर्भ में, लेकिन एक दो चलते फिरते क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय का निर्माण आपको भूसंततियों से हुआ, टेथिस भूसंतति में हुआ, टेथिस सागर में हुआ। अगर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने का प्रयास करें तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराया, मतलब ये
एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। तो ध्यान दीजिएगा कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जाती है, ऐसे नीचे शिफ्ट होती है। ये यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट जब टकराता है तो ये नीचे जाता है। यहां पर जो अवसाद थे वो भी नीचे जाएगा। तो यहां पर जो अवसादों में जो फोल्ट पड़े, इस फोल्ट से आपको क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप ट्रांस हिमालय की बात करें, चूंकि हमारा आज का टॉपिक जो है हम लोग मेनली ट्रांस हिमालय को ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ट्रांस हिमालय को अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं कि ट्रांस हिमालय जो है क्या वो इंडियन प्लेट का हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय इंडियन प्लेट का हिस्सा नहीं है। ट्रांस हिमालय को आप समझिए सबसे पहली बात कि ये जो है ट्रांस हिमालय, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अक्सर अगर देखिएगा, हम जब मुख्य हिमालय पे आते हैं तो मुख्य हिमालय की जो तीनों ही आपको श्रृंखलाएं बनती है, चाहे वो ग्रेटर हिमालय है, मिडिल हिमालय है या फिर शिवालिक है आपको, तो वहां पे देखिएगा कि ग्रेटर हिमालय का निर्माण मेनली अवसादों के बलन से हुआ है। जो टेथिस भूसंतति में अवसाद थे उसमें जो फोल्ट पड़ा उससे आपको मुख्य हिमालय का निर्माण होता है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर ट्रांस हिमालय को देखिएगा तो ये जो इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट ऐसे नीचे की ओर शिफ्ट होती है। तो इसमें जो भी पानी वगैरह था ये आपको सारे नीचे जाते हैं पहले, और फिर देखिएगा जो ज्वालामुखी की उद्भेदन होती है तो फिर ये उद्भेदन के रूप में यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि माउंटेन बनना शुरू होता है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय बेसिकली अगर आप समझिए तो ट्रांस हिमालय बेसिकली यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। और पहली बात आपको बता दें कि ये अवसादों से नहीं बना है, ये ज्वालामुखी लावा निर्मित है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये आपको ट्रांस हिमालय जो है वो एक तरह से क्या है कि जो वोल्केनिक जो इरेप्शन होते हैं, जो भी आपको वोल्केनिक इरेप्शन के फलस्वरूप जो क्षेत्र बना, फिर ठंडा हुआ, फिर वो क्षेत्र बना, वहां से ट्रांस हिमालय बनता है। तो ये एक बेसिक अंतर है। दूसरी बात आई है कि ट्रांस हिमालय जो है अगर उसके निर्माण को हम देखेंगे तो मेसोजोइक काल में इसका निर्माण होता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाती है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है वो किस युग में हुआ है? तो मेसोजोइक काल में, मेसोजोइक काल में, ठीक ना, ठीक है। और ये क्या था? टेटेरियस तो ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हुआ था, किस काल में हुआ था। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण चूंकि जो है वो कहां पे हुआ था? तो ये मेसोजोइक काल में हुआ था, और वहां पे मेसोजोइक काल के टेटेरियस पीरियड में जो है वो आपको ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। और ये हिमालय से बहुत ही, मुख्य हिमालय से पुराना है, हमने पहले भी बताया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये मुख्य हिमालय से पुराना है। लेकिन देखिएगा कि कुछ हिस्से जो है ट्रांस हिमालय के वो इयोसीन युग तक भी बने हैं। मतलब जो उसके नए भाग है ट्रांस हिमालय के, जो नए हिस्सों को अगर आप देखिएगा तो नए हिस्से जो है वो इयोसीन युग में भी बने हैं। इयोसीन युग। तो यहाँ पे दो तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपको, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको अक्सर यहाँ से फंस जाएंगे आप, कि ट्रांस हिमालय जो है वो आपको देखिए तो टेथिस अवसाद का हिस्सा नहीं है। टेथिस अवसाद में जो बलन पड़ता है, तो टेथिस अवसाद में बलन से यहाँ पे जो टेथिस अवसाद था बीच में, अगर ये यूरेशियन प्लेट है और ये टेथिस सागर है, इस अवसाद से क्या बनता है? इस अवसाद से आपको मुख्य हिमालय बनती है। लेकिन ट्रांस हिमालय जो है वो यूरेशियन प्लेट का एक हिस्सा है। अगर इसके हम लोकेशन को देखते हैं तो यहाँ पे हम बताए हैं कि यहाँ पे पामीर नॉट है, यहाँ पे क्या है? पामीर नॉट है, ठीक है। तो आप देखिए काराकोरम रेंज जो है वो अपने पश्चिम में जाके इसी पामीर नॉट से पामीर का पठार, पामीर ग्रंथि कहते हैं इसको, पामीर का पठार कहते हैं, या इसी को हम लोग पामीर नॉट के भी नाम से जानते हैं। ये पामीर आप लोग जान ही रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है पामीर। इसको हम लोग दुनिया की छत कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? दुनिया की
छत कहते हैं। ठीक है, यहीं से आप देखिएगा कि एक पर्वत श्रृंखला पामीर से ही जुड़ती है जो आपको चीन की तरफ चली जाती है। ये कुर्नुल है, ये आपको देखिएगा ये कुर्नुल पर्वत श्रृंखला है। ठीक ना, इधर आप देखिएगा कि हिंदू कुश जो है, वो हिंदू कुश रेंज जो है, जो आप मैनली आप देखिए तो अफगानिस्तान के रीजन में आपको वो जो है वो विस्तारित होता चला जाता है। ठीक है, और ये जो है हमारी ये हो गई ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय कहाँ पे हो गया? ट्रांस हिमालय पामीर नॉर्थ से दक्षिण में हो गया। और ट्रांस हिमालय को अगर आप देखिए तो ट्रांस हिमालय के को क्या करते हैं हम लोग, पहले इस चित्र में समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रांस हिमालय को हम 4 भागों में बांट देते हैं। काराकोरम, उसके बाद ये बीच वाला लद्दाख है, तीसरा जो है ये जास्कर है, और यहाँ पे आप देखिएगा कैलाश है। हालांकि ये थोड़ा सा विवादित फैक्ट है कि कहीं कहीं आपको दिखाया जाएगा कि बहुत सारे बुक आपको देंगे कि कैलाश जो है वो आपको काराकोरम का विस्तार है। ठीक ना, कहीं कहीं आपको दिखेगा कि ये आपको लद्दाख रेंज का विस्तार है। तो मेनली जो है ये ध्यान रखेंगे कि कैलाश जो है, ये जो कैलाश पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे एक माउंटेन भी है, कैलाश पर्वत भी है। ठीक है, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये दरअसल लद्दाख रेंज का ही एक विस्तार माना जाता है, जो आपको तिब्बत के रीजन में आप देखिएगा कि इसका प्रसार है। तो ट्रांस हिमालय को हम क्या करते हैं? ट्रांस हिमालय को हम 4 भाग में बांट देते हैं। ट्रांस हिमालय इसको क्या करेंगे? 4 भाग में बांट देंगे। पहला भाग तो हो गया आपको जो सबसे आपको उत्तर में है, यहाँ पर ये है काराकोरम रेंज, इसको कहते हैं काराकोरम श्रृंखला, काराकोरम। ठीक है, दूसरा जो है अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो है वो हो गया आपको यहाँ पर लद्दाख रेंज है। ये क्या है? लद्दाख रेंज है। और अगर आप तीसरा रेंज देखते हैं तो लद्दाख के नीचे माने दक्षिण में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जास्कर है। ठीक है, और फिर यहाँ तिब्बत के क्षेत्र में आप देखिएगा यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला बनती है जो क्या लद्दाख है, क्या सॉरी ये आपको तिब्बत के क्षेत्र में जो ये आपको पर्वत श्रृंखला बनती है, दरअसल ये पर्वत श्रृंखला इसको हम लोग कैलाश कहते हैं, कैलाश श्रृंखला। तो ट्रांस हिमालय के कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। तो मेनली हमको यहाँ पर हमारे टॉपिक में इसी तीनों को पढ़ने हैं। तिब्बत का हिस्सा है, चूंकि कैलाश तो वहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखते हैं। वैसे आपकी सम कॉन्सेप्ट के लिए हम बता दें कि ये कैलाश को अगर देखिएगा तो कैलाश श्रृंखला जो है ये आप समझ रहे हैं कहाँ पर है? ये तिब्बत के क्षेत्र में है, ये तिब्बत के क्षेत्र में है। और ये किसका विस्तार है? तो लद्दाख का विस्तार मानते हैं इसको। कैलाश रेंज पर ही एक पीक बनती है, ये एक माउंटेन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कैलाश पर्वत कहते हैं, कैलाश पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं यहाँ कि हमारा जो मुख्य हिस्सा है कि हम लोग यहाँ पर किसको पढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इस काराकोरम रेंज को। ठीक है, मतलब हमारा जो अगला ट्रांस हिमालय में हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं? काराकोरम को। तो काराकोरम में हमको क्या समझना है? तो काराकोरम को अगर आप देखिए तो क्या चीज है, आप समझ चुके होंगे कि ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, आपको पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये है हमारा, अगर आप देखिएगा यहाँ पे ये है काराकोरम, यही है काराकोरम रेंज। ठीक ना, ये है काराकोरम। ठीक है, और अगर आप इसको देखिए तो ये क्या होती है, अपने पश्चिम में किससे मिल जाएगा? ये पश्चिम में आप अगर आप देखिए तो ये पामीर की ग्रंथि से, पामीर नोट से जाके मिल जाता है। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो ट्रांस हिमालय अपने उत्तर पश्चिम में जाके मतलब काराकोरम अपने उत्तर पश्चिम में किससे? पामीर नोट से, पामीर की गांठ, पामीर पठार से मिल जाती है।
बहुत ही ऊंचा ये पठार है पामीर का। पामीर नोट जो है ये लगभग 4000 फीट से अधिक ऊंचाई पे है। पामीर पठार से मिल जाता है, ठीक है। हालांकि देखिए जब ये इंडिया की आप मैप को देखते हैं तो ये जो पूरा जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, जो कि अब तो इसको 2 यूटी स्टेट बना दिया गया है, ठीक ना। तो ये जो पूरा नक्शा हमारी जो एक पॉलिटिकल मैप है इंडिया की, दरअसल इस पॉलिटिकल मैप में आप देखिएगा तो बहुत सारा हिस्सा जो है, अगर इसको हम यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, पहले काराकोरम रेंज को हटा दे रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझे कि ये जो रीजन है हमारा, यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये पूरा हिस्सा हमारे नियंत्रण में अभी नहीं है वर्तमान समय में। अब देखिए ऐसे कुछ क्षेत्र, ये जो क्षेत्र बनते हैं ऐसे, यहाँ पे कुछ क्षेत्र है जो ये आपको हमारे नियंत्रण में नहीं है, ऐसे इसको कहते हैं हम लोग अक्साई चीन का क्षेत्र। ये जो है ये है अक्साई चीन, ठीक ना। एकदम कॉन्सेप्ट की बात है, समझने का प्रयास करेंगे कि ये आपको इंडिया की मैप है, क्या इन सारे भूभाग पे हमारा राजनीतिक नियंत्रण है? तो बात ऐसा नहीं है। इसके कुछ ही क्षेत्रों पर, चूंकि बहुत सारे क्षेत्र जो है इसमें चीन और पाकिस्तान के द्वारा, जिसको पोक और अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा उसको मतलब ज्योग्राफिकल रूप से हम लोग लोकेट कर ले और समझ ले कि अक्साई चीन वाला हिस्सा क्या है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है अक्साई चीन का हिस्सा, मतलब कि इसको हम लोग चीन ऑक्युपाइड जो है क्षेत्र कहते हैं। ये चीन अधिकृत क्षेत्र है आपको एक तरह से, इस ये अक्साई चीन, मतलब इस पर किसका नियंत्रण है? चीन का नियंत्रण है। तो आप देखिएगा कि 1948 के आसपास 47-48 में कि यहाँ पे कश्मीर के बहुत सारे क्षेत्र पर भी पाकिस्तान अपना कब्जा जमा लेता है। तो ऐसे करके आप देखिएगा कि कुछ क्षेत्र है, ठीक ना, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र वगैरह है, इसको हम लोग कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं इसको, ठीक ना। POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं POK मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। ये जो क्षेत्र है ये पाक अधिकृत कश्मीर है, मतलब ये मतलब भारत की भूभाग है, हमारे देश का भूभाग है। हमारी जो है, हमने बहुत लंबे समय से, आपको यूनाइटेड नेशन में भी भारत अपने इस क्षेत्र पर दावा करता रहा है, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान के कब्जे में 1948 में जब पाकिस्तान के कबीलाई इलाके के लड़ाके जो है वो हमला करते हैं, तो इन भूभागों पर उनका कब्जा रह जाता है, ठीक ना। विभिन्न जो वैश्विक कारण थे, जो उस समय के हालात थे, उन हालातों के कारण चूंकि देश आज़ाद हुआ था और एक लंबी जंग के बाद देश को आज़ादी मिली थी, उस स्थिति में पाकिस्तान के साथ एक जंग की स्थिति बन रही थी, ठीक ना। और विभिन्न जो भी आपको पॉलिटिकल प्रेशर थे, आपको जो वैश्विक एक दबाव था वहाँ पे, और देश इस स्थिति में नहीं था कि हम फिर से एक जंग की तरफ आगे बढ़े। तो आप देखिएगा कि कुछ क्षेत्रों पर पाकिस्तान का यहाँ पे कब्जा रह जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, POK कहते हैं। तो एस जयशंकर जी का एक बयान इस बीच में 1-2 दिन पहले का बयान है कि जब पूरा पोक मिल जाएगा तो पाक से जो हमारी समस्या है, जो लड़ाई है, हमारी एक तरह से जो संघर्ष है, जो हमारी अनबन है, वो समाप्त हो जाएगी। मतलब अगर पाक अधिकृत कश्मीर पर POK पर भारत का नियंत्रण हो जाता है तो कश्मीर समस्या सुलझ जाएगा। क्योंकि कश्मीर पर पाकिस्तान अपना दावा करता है, कश्मीर के इस क्षेत्र पर ये हम ऐसे अपने देश का क्षेत्र मानते हैं, अपने देश का भूभाग मानते हैं, राजनीतिक रूप से हमने इसको अपने देश का हिस्सा माना है। तो ये बहुत ही विवाद की विषय है। तो ये POK है और ये अक्साई चीन है, ठीक। तो बीच का जो एरिया है वो हमारे नियंत्रण में है, मतलब अगर आप देखिए तो ये बीच का जो एरिया बचता है इसी पर हमारा नियंत्रण है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए इसको, मतलब अगर आप देखिए तो ये ऐसे आपको ये है पोक, और ये बीच का जो है, अब इसी को आपको 2 भाग में बांट दिया गया है। ये आपको जम्मू कश्मीर हो गया और इधर वाला जो ये क्षेत्र हो गया आपको ये लद्दाख का क्षेत्र बन गया। यूटी स्टेट बन चुकी है, तो ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि ये पाक अधिकृत कश्मीर है, ये अक्साई चीन है जहां पे चीन का नियंत्रण है, ये पाक अधिकृत कश्मीर पे पाकिस्तान का नियंत्रण है। और अगर हम रिटर्न बैक चलते हैं काराकोरम रेंज की ओर,
तो काराकोरम रेंज को अगर आप देखिए तो यहां पे काराकोरम रेंज है, ये है काराकोरम, ठीक है, काराकोरम रेंज है। और काराकोरम रेंज से हमको क्या पूछे जाते हैं, मतलब ये अगर भारत के नक्शे के दृष्टिकोण से देखें तो इसका विस्तार जो है, काराकोरम रेंज का जो विस्तार है वो कहां पे है, लद्दाख में है। कहां पे है, लद्दाख, जो कि वर्तमान समय में एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यहां से एक तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, यहीं पे एक माउंटेन है जो आपको देखिएगा, एक पर्वत श्रृंखल चोटी है जिसको कहा जाता है केटू, केटू, ठीक ना। तो पहली बात कि यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोटी है, काराकोरम रेंज में ही एक चोटी है, पर्वत चोटी है। इसी का एक अन्य नाम क्या चीज है, इसी को हम लोग कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। तो अक्सर एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो केटू है। ये कहां पर है, ये पोक में है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। और अगर समझिए तो वो क्षेत्र कहलाता है गिलगिट, गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है ये। तो जब हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो काराकोरम है। लेकिन चूंकि राजनीतिक रूप से अगर हम समझे तो हमारा इस क्षेत्र पे दावा है, लेकिन ये क्षेत्र हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग, माने प्रश्न को देखने के बाद प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जब आपसे पूछा जाता है तो कई बार कंचनजंगा उसके विकल्प हो जाते हैं, क्योंकि देखेंगे हम कंचनजंगा जो है वो आपको, जो कि ग्रेटर हिमालय में है, ग्रेटर हिमालय की एक पीक है, तो वो भारत के जो राजनीतिक नियंत्रण वाले क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन चूंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर में है तो इसीलिए कई दफे उन प्रश्न का उत्तर वहां पे नहीं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी केटू है, गॉडविन ऑस्टिन है। भारत में अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में पाक अधिकृत कश्मीर को अगर हटा दें हम, तो वर्तमान समय में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो वहां पे कंचनजंगा हो जाएगी, जो हम लोग ग्रेटर हिमालय में पढ़ेंगे। तो इसी को लेकर ये प्रश्न जो है कई दफे विभिन्न एग्जामिनेशन में, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और वहां पे इसका उत्तर आपको बहुत ही सावधानी से देना पड़ता है कि हम क्या, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जो भारत का जहाँ पे नियंत्रण है तो उसमें अगर देखेंगे तो कंचनजंगा जो है वो आपको हाईएस्ट माउंटेन है, सर्वोच्च पीक है, हमारी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना। ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू होती है, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसी काराकोरम श्रृंखला को हम लोग कृष्णागिरी के भी नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है कि काराकोरम श्रृंखला को क्या कहा जाता है। काराकोरम श्रृंखला को कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसी का एक नाम है कृष्णागिरी, कृष्णागिरी, कृष्णगिरी, कृष्णागिरी, इस तरह से आपको इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। और यहीं पे देखिएगा कि बहुत सारे जो है काराकोरम रेंज के निकट जो है बहुत सारे वो आपको ग्लेशियर बनते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय को अगर देखिएगा, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ट्रांस हिमालय हिमालय से पुराना है, और ये वनस्पतियों का अभाव है, यहाँ पे कोई वनस्पति नहीं पाए जाते हैं, बहुत ही ऊंचा क्षेत्र है, ये एकदम बर्फ से ढका हुआ है। जब हम लद्दाख रेंज को पढ़ेंगे तो आप देखिएगा लद्दाख रेंज को क्या कहते हैं हम लोग, उसको जो है वो शीत मरुस्थल कहते हैं, वो भारत का शीत मरुस्थल है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है, चूंकि यहाँ पे वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का बहुत ही अभाव है, ठीक ना, ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, हिमालय से पुराना क्षेत्र है, मुख्य हिमालय से पुराना है, ठीक ना। और यहाँ पे इस क्षेत्र में ग्लेशियर ही पाए जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि काराकोरम श्रेणी से जो है कौन से ग्लेशियर वहां पे लगते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं। ये काराकोरम रेंज के प्रमुख ग्लेशियर हैं, हिमनद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो कई दफे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी ग्लेशियर जो है वो काराकोरम रेंज में नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले तो ये बातुरा है और हिस्पर है, ठीक ना। बातुरा और हिस्पर को देखिएगा तो ये दोनों जो है, अगर आप, तो ये मेनली
पोक में पड़ जाता है, ठीक ना। और एक घाटी बनती है वहाँ पे जो हिंजा घाटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाएगा ये कि बातुरा ग्लेशियर जो है, हिस्पर ग्लेशियर जो है, ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पोक में पड़ जाएगा। ये आपको अगर आप देखेंगे तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है और एक घाटी है जिस घाटी को कहा जाता है हिंजा घाटी। तो ये जो हमारे ग्लेशियर है, ठीक है, ये ग्लेशियर बातुरा और हिस्पर जो है ये आपको कहाँ पे पड़ जाएगा, ये ग्लेशियर पड़ जाता है आपको हिंजा घाटी में। ये जो दोनों ग्लेशियर देख रहे हैं जो बियोक्फो है और बाल्टेरो है, बियोक्फो और बाल्टेरो को अगर आप देखिएगा तो ये दोनों ग्लेशियर जो है ये भी काराकोरम रेंज की ग्लेशियर है। जो आपको कहाँ पे पड़ता है, तो ये दोनों ग्लेशियर पड़ता है शिकार घाटी में, ये पड़ता है शिकार घाटी में। कई बार ये प्रश्न पूछे गए, कभी कभी आपको क्या किया जाएगा कि सजाने के लिए दे दिया जाएगा सीक्वेंस से कि कौन किसके पूरब में कौन किसके पश्चिम में है, इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये बातुरा और हिस्पर कहाँ पे है, तो हिंजा घाटी में है। बियोक्फो और बाल्टेरो ग्लेशियर जो है वो आपको शिकार घाटी में है। और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है जो काराकोरम रेंज से जुड़ा हुआ ग्लेशियर है, क्योंकि इसमें जितने ग्लेशियर हैं बातुरा, हिस्पर, बियोक्फो, बाल्टेरो, सियाचिन, इसमें सबसे ऊंचा ग्लेशियर, ये दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियरों में से एक है। और ये हमारे देश का तो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है ही। मतलब अगर सियाचिन को देखिएगा तो ये भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, ऊंचा ग्लेशियर है। बहुत ही दुर्गम इलाका है ये। अगर आप भारत के नक्शे पे इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये जो काराकोरम रेंज यहाँ पे दिखेगी, ये जो काराकोरम रेंज है तो यहाँ पर है ये ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर है। ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है यहाँ पे, ये है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। दरअसल यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। और आपको हम बता दें कि यहाँ पे देखिएगा 1984 में भारतीय सैनिकों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। कई दफे ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन मेघदूत। ये भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा जो है, भारतीय सेना के जवानों के द्वारा जो दुश्मन के घुसपैठियों को, आतंकवादियों को जो कि सियाचिन ग्लेशियर में आ गए थे, तो 1984 में इसके खिलाफ ये एक कोड वर्ड था उस अभियान का, ठीक ना, मेघदूत। इसलिए इसको ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है। ये 1984 का घटना है। इतना दुर्गम इलाका है कि आप समझ सकते हैं कि दुश्मन के गोली से या दुश्मन के किसी भी या आतंकी घटनाक्रम से कम सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन साल भर के अंदर जो यहाँ की विषम परिस्थितियाँ हैं, जो बर्फबारी होती है, चूँकि वो वहाँ पे बर्फ की आंधियाँ चलती है और कई बार सैनिक जो हैं वो भूस्खलन में फंस जाते हैं, बर्फ के अंदर दब जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ही दुखद बात है कि हमारे वीर सिपाही जब हम अपने घरों में सो रहे होते हैं, जब चैन की नींद में होते हैं, दुश्मन पे नज़र रखने के लिए, पैनी निगाह रखने के लिए हमारे देश के जांबाज वीर सपूत जो हैं, सैनिक जो हैं, वो सियाचिन ग्लेशियर में होते हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे होते हैं। और हमेशा आपको इस सियाचिन ग्लेशियर, चूँकि बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, सैन्य दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, उनको उस दौरान वहाँ पे रहने पड़ते हैं। कई दफ़े वहाँ बर्फ़ की आंधियाँ आती है, भूस्खलन होते हैं, हिमस्खलन होते हैं, जिसमें वो सैनिक फंस जाते हैं। तो हर साल हमारे बहुत सारे जांबाज सैनिक जो हैं वो उस भूस्खलन का शिकार हो जाते हैं। और मतलब मौसम की जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ, उस विपरीत परिस्थितियों का शिकार होके वो उनका जो है वो शहीद हो जाते हैं। और वहाँ से एक नदी निकलती है जिस नदी को कहा जाता है श्योक नदी, ठीक ना। यहाँ से एक नदी निकलती है। बड़ा दिलचस्प पहलू है कि जब आप श्योक नदी को पढ़ेंगे तो श्योक नदी पहले ऐसे निकलता है, दक्षिण पूरब की ओर गति करता है, ठीक ना, ऐसे दक्षिण पूरब की ओर, लेकिन फिर ये आपको ऐसे हो जाता है, ठीक ना। तो जब आप श्योक नदी को देखिएगा, मतलब कि ये जो आप देखिए कि यह हमारा काराकोरम रेंज हो गया और यहाँ पे आप देखिएगा कि लद्दाख रेंज है, ठीक ना। और इसी के बीच से ये नदी आपको जो है ये हिमनद है, एक तरह से समझिए, ऐसे श्योक नदी आपको बहती है, ठीक ना, जो आपको कहाँ पे जाके सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। श्योक नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि श्योक नदी जो है वो कहाँ से निकलती है।
तो ये आपको सियाचिन के रियो ग्लेशियर से, सियाचिन के रियो ग्लेशियर से, रियो ग्लेशियर से निकलती है। और इसको हम लोग, इसका नाम भी आप देख रहे हैं श्योक नदी है, क्योंकि ये बर्फ की नदी है। ये एक तरह से अगर आप समझिए तो ये बर्फ की नदी है, ठीक ना। और जो बहुत पुराने काल में जो व्यापारी वगैरह होते थे, जो इस क्षेत्र से, आप देखिएगा कि कई सारे दर्रा वगैरह भी है काराकोरम रेंज में, हम उस दर्रा की भी बात करेंगे आज यहाँ पे। तो जो व्यापारी वगैरह होते थे जो दर्रों से होकर व्यापार करते थे, तो वो इस ऊंचाई पे जब जाते थे तो श्योक नदी में वो फंस जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी। और इसीलिए इस नदी का नाम भी रखा गया है श्योक नदी, ठीक ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि श्योक नदी जो है वो काराकोरम एवं उसके नीचे ये कौन सा रेंज है, ये लद्दाख रेंज है। तो काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। और ये श्योक नदी आप देखिएगा, इससे एक नदी जुड़ जाती है, इसी श्योक नदी से आपको एक नदी जुड़ती है, नुब्रा नदी, ठीक है। अब लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं, अभी हमने देखा था यहाँ पे कि ये आपको ग्लेशियर है बातुरा और इस पर जो हिंजा घाटी में है, ब्योको और बाल्टेरो जो है ये आपको शिगार घाटी में है। और भारत की सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर है, जो सबसे दुर्गम ग्लेशियर है सियाचिन, वो अगर आप इसको देखिएगा तो ये मुंडा घाटी में है, ये मुंडा घाटी में है। और इसी सियाचिन के रियो ग्लेशियर से, सियाचिन के रियो ग्लेशियर से किसका, ये इसका उद्गम किस नदी का होता है, तो श्योक नदी का होता है, ठीक ना। तो ये श्योक नदी जो अगर आप देखें तो श्योक नदी जो है सियाचिन के रियो ग्लेशियर से आपको निकलती है। ये एक बर्फ की नदी है, इसका नाम भी इसीलिए श्योक रखा गया, शोक की नदी है, तो हम इसको श्योक कहते हैं। काराकोरम और लद्दाख के बीच से है नुब्रा नदी, इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है। और श्योक नदी किससे जाके मिलती है, तो श्योक नदी आप देखिएगा कि जो उधर से सिंधु आएगी, कहाँ से आती है, कैलाश से आती है, कैलाश मानसरोवर से सिंधु नदी जो आपको लद्दाख के नीचे से आएगी। जब हम लद्दाख बताएंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जब यहाँ पे सिंधु नदी ऐसे आएगी तो सिंधु नदी में जाके ये थोड़ा ऊपर में ही गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में ही ये मिल जाते हैं। अगर इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये श्योक नदी ऐसे इस क्षेत्र में ही आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो श्योक नदी जो है ध्यान रखेंगे कि सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। और ये कहां पे मिलता है, सिंधु से कहां पे मिलता है, तो गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में, गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में जाके ये श्योक नदी जो है वो सिंधु में जाके मिल जाती है, ठीक है। और फिर जब हम सिंधु नदी को या अपवाद तंत्र को पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी फिर डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज के बीच में कौन सी नदी है, इसकी विभाजक कौन सी है, तो विभाजक है श्योक नदी, श्योक नदी बहती है। और फिर लद्दाख रेंज के नीचे से आप देखिएगा कि एक नदी बहती है, जिस नदी को हम सिंधु नदी कहेंगे, इंडस नदी कहते हैं इसको। अब देखिए कि दरअसल काराकोरम रेंज जो है हमारा, इस काराकोरम रेंज में कुछ दर्रे हैं, ठीक ना, आपको कुछ दर्रा बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगर आप इसको देखने का प्रयास करेंगे, आप इस दर्रे को समझने का प्रयास करेंगे, तो काराकोरम रेंज में यहाँ पर यह हमारा काराकोरम रेंज हो गया, ये काराकोरम रेंज है। और इस काराकोरम रेंज में कुछ दर्रे बनते हैं, ठीक है। तो उन दर्रों को अगर देखिए तो मेनली तो हम एक ही दर्रा को देखेंगे जो काराकोरम दर्रा है, लेकिन यहाँ पे आपकी नॉलेज को मेरी कोशिश रहेगी कि हम तमाम पहलुओं को हम सर्वांगीण रूप से पढ़े, ताकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को हम फेस करते हैं तो हमारे कोई भी प्रश्न यहाँ से मिस ना हो। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एक दर्रा है, एक पास बनता है, ठीक ना। ये पासेज जो है जिसको हम लोग कहते हैं मिंटेक दर्रा, यहाँ पर ये दर्रा है, आपको समझिए, ये आपको गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में इधर से आपको पड़ेगा। तो एक दर्रा है आपको काराकोरम श्रेणी का, जिस दर्रा का नाम क्या चीज है, तो मिंटेक दर्रा है, इसका नाम है मिंटेक। बहुत बार यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी दर्रा,
मतलब सबसे उत्तर में जो दर्रा स्थित है। तो सबसे उत्तर में जो दर्रा स्थित है वो दर्रा है हमारा मिंटेक दर्रा। यही दर्रा है जो भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। ये सबसे उत्तरी दर्रा है। ध्यान हम रखेंगे यहाँ पे इसी बात को कि जब हम प्रश्न को हैंडल कर रहे होते हैं तो विकल्प के अकॉर्डिंग, चूंकि मिंटेक दर्रा को अगर आप देखिएगा तो ये दर्रा जो है ये भारत के नियंत्रण में नहीं है। ये पाक के क्षेत्र में, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर का रीजन है वहाँ पे ये दर्रा स्थित है। लेकिन चूंकि हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि पोक जो है उस पर हम राजनीतिक रूप से अपना दावा प्रस्तुत करते रहे, वो हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, तो इसलिए इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो मिंटेक दर्रा जो है वो भारत के लद्दाख राज्य में आपको काराकोरम रेंज में आपको ये दर्रा पड़ जाता है। तो काराकोरम रेंज में जो ये पहला दर्रा है जो भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है, ठीक ना। यहाँ से इस बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन के विकल्प में जब मिंटेक दर्रा न हो तभी हम अन्य चीजों पर विचार करेंगे। तो भारत का सबसे उत्तरी दर्रा मिंटेक दर्रा हो गया। जो आप देखिएगा कि भारत के लद्दाख को किससे जोड़ेगा, बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। उधर चीन है, चीन का एक प्रांत है पड़ता हुआ झिंजियांग प्रांत, लद्दाख से चीन को जोड़ता है। ये चीन को जोड़ता है। एक दूसरा दर्रा अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एक पासेज बनता है, ये पासेज है अभील। अभील ये आपको लिखा रहता अभील दर्रा, अभील दर्रा, या इसी को हम लोग अघील दर्रा के भी नाम से जानते हैं। अघील दर्रा, आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की आपको अलग अलग आपको ये सेंटेंस लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे एक काराकोरम रेंज में ही ये पास बनता है। दर्रा आप लोग जानते ही हैं, दर्रा का क्या मतलब होता है। दर्रा का मतलब होता है कि पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से जो एक रास्ता निकाली जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर्रा है वो दर्रा यहाँ पर है, यहाँ पे है ये पास, ठीक ना। जिस दर्रा को हम क्या कहते हैं, इस दर्रा को हम कहते हैं काराकोरम दर्रा। तो इसको हम लोग एकदम ध्यान रखेंगे, काराकोरम दर्रा। अगर आप इस काराकोरम दर्रा को देखिएगा तो काराकोरम दर्रा जो है ये आपको, ये भी कहां पे है, काराकोरम श्रेणी में ही। काराकोरम दर्रा जो है वो काराकोरम श्रेणी में है, काराकोरम श्रेणी में ही पड़ता है, ठीक ना। और हालांकि ये जो आप दर्रे देख रहे हैं, मिंटेक हो या अभील हो या काराकोरम दर्रे हो, ये प्रायः सर्दियों के मौसम में ये बर्फ से भर जाते हैं, बर्फ से ढक जाते हैं। तो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है यहाँ पे, मतलब कुछ ही महीने जो है वो साल के वो इन दर्रों का यूज हो पाता, प्रयोग हो पाता, अन्यथा ये दर्रे जो है वो बंद हो जाते हैं। और इस दर्रा को लेके भारत और चीन के बीच जो है वो एक तनाव की स्थिति भी रहती है, क्योंकि चीन इस पे अपना नियंत्रण चाहता। अगर काराकोरम दर्रा अगर आप देखिए तो सामरिक दृष्टिकोण से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा हो जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान चीन एक आपको CPEC एक प्रोग्राम है, अगर आप देखिएगा कि इसी दर्रा से होकर वो प्रोग्राम गुजरती है, CPEC, ठीक ना। CPEC है कि वो चाइना पाक जो है आर्थिक कॉरिडोर कहते हैं इसको, चीन पाक आर्थिक गलियारा, आर्थिक गलियारा, ठीक ना। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से इसको जाना जाता है, CPEC। मतलब जब आप चाइना के उस प्रोग्राम को देखिएगा, वन बेल्ट माने ओबोर प्रोग्राम को, तो चाइना की जो ओबोर प्रोग्राम है कि उनका एक महत्वाकांक्षी प्लान है कि पूरी दुनिया की में कनेक्टिविटी बनाने के लिए। तो आप देखिएगा कि ये इसी दर्रे से होकर, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर के रीजन से ही आपको CPEC गलियारा जो है निकाला जाता है। भारत ने इस पे कई दफे बहुत ही कड़ी आपत्ति दर्शाया है कि ये हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और बिना हमारे इजाज़त से इस क्षेत्र से होकर आप कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं कर सकते। यह हमारी स्वायत्तता को चुनौती देने जैसी बात है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि ये जो CPEC है, चीन पाक आर्थिक गलियारा, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो कहाँ से गुजरती है। तो ये आपको पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र से गुजरती है, वो काराकोरम रेंज से गुजरती है। ऐसे समझ लीजिए कि काराकोरम रेंज में जो ये काराकोरम दर्रा है, इसी दर्रा से आपको समझिए कि ये गुजरती है। तो भारत और चीन के बीच जो है इस दर्रा को लेकर बहुत ही तनाव की स्थिति रहती है। चीन इस पे अपना नियंत्रण रखना चाहता है, जबकि भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे अपने देश का हिस्सा मानता है। तो ये महत्वपूर्ण दर्रा है जो आप समझ सकते हैं किसको जोड़ेगा, लद्दाख को चीन के
या चीन का एक झिंजियांग प्रांत है, झिंजियांग प्रांत है चीन का, उस झिंजियांग प्रांत से जो है ये काराकोरम दर्रा जो है वो जोड़ दिया जाता है। बहुत ही ऊंचाई पे स्थित दर्रा है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, तो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा यही है, काराकोरम दर्रा जो है ये आपको देखिएगा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ये स्थित दर्रा है। इतना दुर्गम है कि काराकोरम दर्रा जो है उसके आसपास जो है वो मवेशियों की हड्डी बिखरे पड़े होते हैं। इसका कारण ये होता है कि जब व्यापारी वगैरह जाते हैं तो चूंकि वो पहले भी बताए हैं कि ट्रांस हिमालय का ये क्षेत्र जो है वहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती है, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो कई जब लंबे सफर में कोई मवेशी जो है वो परिवहन के लिए जब उनको ले जाया जाता है तो भूख प्यास से उसकी मौत हो जाती है और वो हड्डी सब वहीं पे बिखरे पड़े रह जाते हैं, ठीक है। बहुत ही दुर्गम इलाका है ये। और चीन चूंकि इसलिए कि अगर यहाँ से हमारे लिए सामरिक दृष्टिकोण से ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये आपको अक्साई चीन का एरिया, जिसपे चीन अपना नियंत्रण स्थापित किया हुआ, ये अक्साई चीन का क्षेत्र है। इधर आप देखते हैं कि ये पाक अधिकृत कश्मीर है, ये पीओके है, ठीक ना। तो अगर इस दर्रे पर भी उनका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है तो ये एक तरह से पूरी तरह से चाइना और पाकिस्तान की कनेक्टिविटी को जोड़ देगा, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध जग जाहिर है कि हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है। चाइना हमारा एक प्रमुख प्रतिद्वंदी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो काराकोरम दर्रा है, ये दर्रा सामरिक दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण दर्रा हो जाता है क्योंकि इस दर्रा पे अगर चीन का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है तो चाइना और पाक की जो आपको एक तरह से ये आवाजाही होगी, ये एक तरह से ये पूरी तरह से कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। चाइना पाक कनेक्टिविटी जो है ये जोड़ देगा और ये हमारे देश के स्वायत्तता के लिए, संप्रभुता के लिए, हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा है उसकी सुरक्षा को चुनौती देने जैसी बात होगी। इसलिए ये दर्रा हमारे लिए सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण दर्रा है, ठीक है। तो ये है हमारा काराकोरम श्रेणी। आप समझ सकते हैं कि काराकोरम श्रेणी से कितने सारे प्रश्न बनते हैं और यही कारण है कि काराकोरम रेंज को हम लोग एशिया का रीढ़ कहते हैं, इसको हम भारत का रीढ़ कहते हैं, ठीक ना। ये जो काराकोरम श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, एशिया का रीढ़ कहते हैं, एशिया का रीढ़। पूछा गया है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कि किसे एशिया का, किसे भारत का रीढ़ कहा जाता है। तो काराकोरम रेंज को रीढ़ मतलब हमारे शरीर में जितने भी आपको बोन है, जितने भी हमारे शरीर में अस्थि हैं, उन अस्थियों में सबसे महत्वपूर्ण अस्थि क्या है, जो है मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। तो ये काराकोरम रेंज जो है वो रीढ़ है, ठीक ना। इसको हम लोग एशिया की रीढ़ कहते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग काराकोरम रेंज से किसी भी तरह से कोई भी प्रश्न आएगा तो यहाँ से आप लोग नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, एक तरह से बहुत ही दुर्गम है। यहाँ पे आप देखेंगे काराकोरम रेंज को हम कृष्णागिरी के भी नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अगर आप देखिएगा तो K2 की ऊंचाई कितनी है, K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। तो हमारे देश की ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहीं पे आपको मिंटेक दर्रा है, अभील दर्रा है और सबसे महत्वपूर्ण जो दर्रा है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित, देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, वो दर्रा क्या चीज है, काराकोरम दर्रा। मतलब सियाचिन के ये दक्षिण में अगर आप देखिएगा तो ये दर्रा पड़ता है, यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है। आप इस चीज को समझ चुके हैं कि यहीं पे हमारा क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। ये सियाचिन ग्लेशियर यहीं पे बनता है और यहीं पे ये काराकोरम दर्रा है जो लद्दाख के चीन के झिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे ग्लेशियर हैं काराकोरम में, ठीक ना। बातुरा और हिस्पर ग्लेशियर है जो आपको कहाँ पे, हिंजा घाटी में पड़ता है। ब्योफो और बाल्टेरो को अगर देखें तो ब्योफो और बाल्टेरो ग्लेशियर जो है ये शिकार घाटी में पड़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत की सबसे ऊंची ग्लेशियर है, ठीक ना। बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, सैनिकों के दृष्टिकोण से ये एक तरह से बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, जो आपको कहाँ पे पड़ता है, मुंडा घाटी में पड़ता है। यहीं पे सियाचिन के रियो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ठीक ना, एक बर्फ की नदी है, समझिए वो श्योक नदी है, शोक का नदी कहते हैं उसको।
और ये श्योक नदी जो है वो आपको काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच से प्रवाहित होते हुए, ठीक है, और वो आपको कहां पर, तो सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु से गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में मिल जाते हैं। एक दिलचस्प पहलू हम फिर दोहरा दे रहे हैं कि श्योक नदी की प्रारंभिक दिशा जो है वो ऐसे दक्षिण पूरब की ओर रहती है, बाद में जाके ये आपको देखिएगा कि ये नुब्रा घाटी में आके ऐसे मुड़ जाता है ये, ठीक है, और इसकी दिशा किधर हो जाती है, पश्चिम की ओर हो जाती है, जो जाके अंततः जाके कहां पे, सिंधु में मिल जाती है। नुब्रा इसी की सहायक नदी है, ठीक ना, नुब्रा घाटी को ध्यान रखेंगे। तो ये तमाम पहलू जो थे वो काराकोरम रेंज के थे। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो निश्चित रूप से इस क्लास को शेयर करना नहीं भूले, लाइक और कमेंट करें, और आपके दिमाग में अगर कोई भी डॉट्स बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ आपके जो प्रेम स्नेह, ये छोटे सहयोग जो हैं वो हमारे लिए एक हौसला वर्धक टॉनिक का काम करते हैं। और जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन आप एक मिनट समय निकाल कर एक टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, कमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो है वो थोड़ा सा एक हतोत्साहित महसूस होने जैसा होता है। और आपके प्रेम, आपके स्नेह जो है वही हमारे लिए जो है वो हौसला का काम करते हैं, एनर्जी का काम करते हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि ये क्लास आपको कैसी लगती है, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसको शेयर करना ना भूले। अगर कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे, ताकि हमारे जो भी क्लासेज जो अपलोड किए जाएंगे, जो भी वीडियो जो उसकी आपकी नोटिफिकेशन जो है वो समय समय पे आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें। और ये आपके प्रेम स्नेह ही हमारे लिए उत्साहवर्धन एक टॉनिक है, हमारी एनर्जी है। और ये भी जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर जो है वो आप अगर अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं, इस बात को लिखते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उस टॉपिक पर जो है वो वीडियो बनाया जाए, ताकि आपके लिए कुछ मदद किया जा सके। हालांकि मतलब मुझे जानने वाले सभी लोग जानते होंगे कि ऑफलाइन क्लासेज में मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, तो यूट्यूब चैनल के लिए प्रायः समय निकाल पाना इतना आसान नहीं होता है मेरे लिए। लेकिन चूंकि हम एक फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि इस चैनल पे आप लोगों को कंटिन्यूस रूप से जो है वो क्लासेज उपलब्ध होते रहे। आगामी ये भी हमारी योजना है कि हमारे जो ऑफलाइन क्लासेज हैं उसको भी हम यूट्यूब लाइव करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकते हैं कि हम अपने ऑफलाइन क्लासेज को भी आपको यूट्यूब लाइव के माध्यम से निश्चित रूप से वो सारी सुविधा आने वाले समय में आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इन तमाम बातों के लिए ज़रूरी है कि आपका सहयोग हमें मिले। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम लोग चलते हैं कि काराकोरम श्रेणी मतलब ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी जो पर्वत श्रृंखला जो श्रेणी है, काराकोरम रेंज को हम देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं लद्दाख रेंज के बारे में थोड़ा सा। और बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स नहीं है, कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स बनते हैं जिसको आपको ध्यान पे रख लेना है। तो ध्यान से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप इस क्लास को ध्यान से सुनते हैं तो यहाँ से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। ये हमारा एकदम से कोशिश रहेगा कि आपके कोई भी प्रश्न, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो, चाहे आपके कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से हो, चाहे फैक्चुअल कोई डेटा हो, वो आपको नहीं छूटेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं कि लद्दाख रेंज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप जान चुके हैं कि यहाँ पे आपको क्या है, ये काराकोरम रेंज है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा काराकोरम रेंज है, ये आपका ये है हमारा काराकोरम। और काराकोरम के बाद आप देखिएगा कि जो आपको एक रेंज है, इस रेंज को हम लोग जो काराकोरम के ही लगभग पैरेलल में दक्षिण में देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लद्दाख रेंज। इसको हम लोग कहते हैं लद्दाख रेंज। मतलब अब हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे किस चीज को, लद्दाख श्रृंखला को या लद्दाख रेंज को। तो लद्दाख रेंज को अगर आप देखिए तो
पहले तो बेसिक बात को समझ लीजिए कि लद्दाख रेंज क्या चीज है, कि यहाँ पे आपको एक नदी प्रवाहित हो रही है। वो नदी कौन सी है, तो ये नदी है आपको श्योक नदी। ये कौन सी नदी है, अगर आप इस नदी को देखेंगे तो ये एक नदी है। ये कौन सी नदी है, ये श्योक नदी है, ठीक है। और बताए थे कि आपको यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला बनती है जो क्या है, कैलाश है। कैलाश मानसरोवर से एक नदी निकलती है, जो नदी जो है ये सिंधु नदी है, जो आपको लद्दाख के दक्षिण से होते हुए प्रवाहित होते हुए ये श्योक नदी से मिल जाती है। और फिर देखिएगा कि एक गॉर्ज बनाती है, दुनिया की सबसे गहरी गॉर्ज बनाने वाली नदी में से जो है वो आपको सिंधु नदी है, जो सबसे गहरी गॉर्ज बनाती है, जिसकी चर्चा हम करेंगे जब हम लोग अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। खास करके भारत की जो अपवाह तंत्र, तो सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्रा का अपवाह तंत्र, फिर हम कुछ प्रायद्वीपीय पठार की भी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बहुत ही समग्रता इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं कि अगर बेसिक बात देखिए तो लद्दाख रेंज जो है वो क्या चीज है। फिर नीचे में आप देखिएगा कि ये यहाँ पे जास्कर है। ये क्या चीज है, जास्कर है। तो लद्दाख को क्या देखते हैं, ये एक तरह से श्योक और सिंधु के बीच जल विभाजक है। आप क्या देख रहे हैं कि ये आपको लद्दाख रेंज है, इधर आपको श्योक नदी है और इधर आपको सिंधु नदी है। ये आपको सिंधु नदी है। तो लद्दाख रेंज क्या चीज है कि काराकोरम श्रेणी के, काराकोरम श्रेणी के, अगर आप इसको देखेंगे सिंधु, तो ये काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में ऐसे समझ लीजिए, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में एक समांतर जो है वो श्रृंखला है, समांतर पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक ना। या ऐसे समझ लीजिए कि श्योक नदी के दक्षिण में, हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि श्योक नदी के दक्षिण में, ठीक है ना। अगर श्योक नदी तो हम समझ सकते हैं काराकोरम रेंज के दक्षिण में है ये। यानी कि एक तरह से आप समझिए तो लद्दाख जो है ये एक जल विभाजक है। लद्दाख रेंज जो है वो एक जल विभाजक का काम करता है, किसके बीच, तो श्योक नदी एवं सिंधु के बीच, ठीक है। ये सिंधु नदी है, ये श्योक नदी है। तो श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच जो है लद्दाख रेंज जो है वो आपको एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। लद्दाख रेंज में ही आपको एक पर्वत चोटी बनती है, राकापोशी, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिएगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, राकापोशी। बहुत बार ये पूछा गया कि राकापोशी जो माउंटेन है, ये राकापोशी चोटी जो है ये कहां पे है, तो ये लद्दाख रेंज में है। ये आपको लद्दाख रेंज में है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली जो है ये माउंटेन है। जहां पे आप देखिएगा, मतलब तीव्र ढलान का मतलब कोई पर्वत है कि ऐसे है ये पर्वत, और कोई पर्वत सीधे ऐसे है, तो आप देख रहे हैं कि ये ढलान जो है वो ज्यादा है, स्लोप जो है वो ज्यादा है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि राकापोशी इंपोर्टेंट इसलिए है कि ये दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी है। ये पर्वत चोटी है। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि जो लद्दाख रेंज के जो दर्रे हैं, लद्दाख अगर आप देखेंगे लद्दाख श्रेणी के दर्रे, तो लद्दाख रेंज में बेसिकली अगर आप समझिए तो एक ही दर्रा है। यहाँ पे आप समझिए कि ये आपको यहाँ पे देखिएगा तो ये काराकोरम रेंज है। ये क्या चीज है, काराकोरम रेंज है। ये आपको काराकोरम हो गया, काराकोरम। यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं कि लद्दाख रेंज है। ये आपको क्या है, लद्दाख है। इस बीच से हमने देखा कि एक नदी प्रवाहित होती है, जो नदी कौन सी है, श्योक नदी है।
ठीक ना, जो ऐसे निकल के फिर ऐसे आपको प्रवाहित होती है, और यहां से इंडस नदी है जो आपको कैलाश वाले क्षेत्र से आती है, ऐसे ये इंडस नदी है यानी सिंधु नदी है, ये सिंधु है। यहीं पे आप देखिएगा कि एक स्थान है, इस स्थान को हम लोग कहते हैं लेह। तो ध्यान रखेंगे कि ये सिंधु के उत्तर में, अगर आप देखेंगे तो सिंधु के उत्तर में स्थित है, पूछे जाते हैं ये प्रश्न। यहीं पे आप देखिएगा कि एक स्थान बनती है आपको सिंधु, यहीं पे एक स्थान बनती है, ये स्थान आप देखिएगा कारगिल है, यहीं पे कारगिल है, ठीक ना। यहीं पे द्रास देखने को मिलेगा, आपको श्रीनगर मिलेंगे, यहाँ पे आपको जम्मू मिलेंगे। तो ये सब ज्योग्राफिकल जो रूप से अगर कुछ स्थान है जो महत्वपूर्ण स्थान है, अगर आप इन चीज़ों को मैप पे लोकेट करके रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है ये आपके लिए, और इससे आपकी समझ भी, कॉन्सेप्ट भी बेहतर बनती है, बहुत ही माने फायदेमंद होगा। तो अधिक से अधिक चीज़ों को मैं यही कहूँगा कि अधिक से अधिक चीज़ों को आप लोग जो है वो मैप पर जो है वो जो अंकित करने का प्रयास करें, आपकी कॉन्सेप्ट उतनी बेहतर होती चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा एक दर्रा है आपको, जिस दर्रा को हम लोग कहते हैं खैबर दर्रा। तो लद्दाख रेंज से जो एक दर्रा है वो दर्रा है आपको खैबर दर्रा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या चीज है, ये क्षेत्र है आपका सियाचिन का क्षेत्र है, ये है हमारा सियाचिन, ये लेह है। तो अक्सर पूछा जाता है कि खैबर दर्रा जो है जो किस श्रेणी में है, तो खैबर दर्रा जो है वो लद्दाख रेंज में है, और ये किसको किसको जोड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि लेह से सियाचिन को जोड़ने का ये काम करता है। ये दर्रा किसको जोड़ेगा, लेह से सियाचिन को। मतलब अभी हम सियाचिन के बारे में पढ़े थे कि सियाचिन ग्लेशियर पर जो हमारे जवान रहते हैं, देश के सरहदों की सुरक्षा करते हैं, तो इस जाने का यहाँ पे रास्ता क्या है, जो हम लद्दाख के लेह से जब हम निकलेंगे तो इसी दर्रे से होकर इसी पास का प्रयोग करते हैं, और तब हम लोग सियाचिन पर पहुंचते हैं। इसके बाद आप फिर देखिएगा कि चीन तिब्बत का जो झिंजियांग प्रांत है, हम उधर चले जाएंगे। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आपको चीन से कनेक्टिविटी बनाएगा, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, काराकोरम दर्रे का यूज करेंगे। लेह से आपको खैबर दर्रा के द्वारा हम सियाचिन पहुंच जाएंगे, यहाँ से फिर काराकोरम दर्रा, काराकोरम पास के द्वारा हम चीन के झिंजियांग प्रांत में तिब्बत चीन की ओर जो है वो हम निकल सकते हैं। तो ये दर्रा जो है खैबर दर्रा, ध्यान रखेंगे लद्दाख रेंज में है, और लद्दाख रेंज में किसको किसको जोड़ता है, तो लेह से सियाचिन को जोड़ता है। तो लद्दाख रेंज में कुछ बहुत ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, ये जल विभाजक है श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच, इसमें एक खैबर दर्रा है, ठीक ना। लेह जो है वो मतलब इंडस नदी के आपको दाहिनी तरफ में, सिंधु नदी के दाहिनी तरफ में, सिंधु नदी के उत्तर में स्थित है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो लद्दाख से बताएं, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखे हैं कि राकापोशी को जरूर ध्यान पे रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है, जो आपको कहाँ पे पड़ती है, लद्दाख रेंज में पड़ती है। तो ये लद्दाख रेंज हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि संक्षेप में हम लोग थोड़ा सा जास्कर रेंज को भी समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, जास्कर रेंज से आपको बहुत ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जास्कर को देखने का प्रयास करते हैं कि जास्कर रेंज क्या है। बहुत ही आसान चीज है, यहाँ पर भी आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसे फैक्ट्स या कोई बहुत ज्यादा उलझने की चीज नहीं है। ये आपका काराकोरम रेंज हो गया, ये है लद्दाख रेंज है, ये हमारा जास्कर रेंज है। मतलब अगर बेसिकली आप जास्कर को देखें तो जास्कर क्या चीज है कि सिंधु नदी के दक्षिण में, ये आपको सिंधु नदी जिसको हम लोग किस नदी के नाम से जानते हैं, इंडस नदी, इसी को कहा जाता है इंडस नदी। सिंधु नदी के दक्षिण में, या आप कह सकते हैं कि लद्दाख रेंज के दक्षिण में जो समानांतर रूप से जो फैला हुआ एक पर्वत श्रृंखला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जास्कर कहते हैं। ये हमारा जास्कर है, ठीक ना। लद्दाख रेंज के समांतर, ठीक ना, जो श्रेणी है कहां पर, इसके दक्षिण में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जास्कर कहते हैं। अगर आप जास्कर के विस्तार को देखिएगा तो जास्कर का विस्तार आपको लद्दाख में भी पड़ेगा, लद्दाख के क्षेत्र में भी, और इधर जो हमारा एक राज्य बनता है यूटी स्टेट जो है हमारा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा। और कहाँ पे इसका विस्तार देखने को मिलेगा, लद्दाख में भी, हिमाचल में भी आपको देखिएगा कि इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा जास्कर रेंज का। तो जास्कर रेंज का विस्तार अगर देखिए तो कहाँ कहाँ पड़ता है, इसको अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से हम भारत के
राज्यों की या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जास्कर का विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? जास्कर का विस्तार जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। और फिर जास्कर का विस्तार जो है वो लद्दाख में है। ये दोनों आप जानते हैं कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। और साथ ही साथ आपको जास्कर जो है वो हिमाचल में भी मिलेगा। हिमाचल के क्षेत्र में भी आप देखिएगा कि जास्कर का विस्तार होगा। मैप को आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो जास्कर को बेसिकली समझ रहे हैं कि जास्कर है कहाँ। यहाँ पर जास्कर में ही कुछ दर्रे बनते हैं, जो दर्रे काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप जास्कर के दर्रे को देखेंगे कि कौन सा दर्रा बनता है, जास्कर के दर्रे, जास्कर श्रेणी के दर्रे। तो इसके दर्रे को अगर आप देखेंगे तो इसके दर्रे आप बांट सकते हैं, ठीक ना, कि कुछ दर्रे जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बनते हैं, जम्मू कश्मीर में। और कुछ दर्रे जो हैं आप देखिएगा कि यहाँ पे हिमाचल में बनेंगे। हिमाचल में स्थित दर्रे। देखिए हम बहुत ही स्पष्ट रूप के साथ, स्पष्टता के साथ आपको बताना चाहते हैं कि जब हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एक हमारा क्लास होगा कि भारत के प्रमुख दर्रे, तो वहां पे हम लोग राज्यवार जो है विभिन्न राज्यों में कौन से दर्रे हैं उसकी चर्चा वहां पे करेंगे। लेकिन चूंकि अभी हम लोग हिमालय को पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय को पढ़ रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि आप यहीं पे पहले समझ जाएं कि काराकोरम रेंज में कौन सा पासेज है, लद्दाख रेंज में कौन सा है, फिर आपको जास्कर में कौन सा है। फिर जब हम लोग समग्रता भारत में कहाँ कहाँ दर्रे हैं, जैसे आप पश्चिमी घाट में देखिएगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक ना, तो ये या सिमटेक दर्रा है, तो ये सब जो आप देखिएगा सिलकोट दर्रा वगैरह जो भी है, तो उसको हम लोग एक अलग जो टॉपिक में कवर करेंगे कि भारत के प्रमुख दर्रे कहाँ कहाँ है। तो लेकिन अगर आप इसको पढ़े रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है और आप आसानी से समझ पाएंगे कि वो दर्रा कहाँ कहाँ पे है। तो अगर आप जास्कर के दर्रे को देखिए तो जास्कर में 3-4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अगर आप जास्कर के जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में देखेंगे तो बुर्जिला और जोजिला, ये दो दर्रा, एक दर्रा है आपको बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, और दूसरा दर्रा जो है आपका वो है जोजिला दर्रा। आप इस दोनों ही दर्रे को देखिए, ये दोनों ही पासेज जो है बुर्जिला और जोजिला, ये दोनों ही दर्रे आपको जम्मू कश्मीर में है। ये आपको श्रीनगर से लेह को जोड़ेगा। ये दर्रा जो है ये आपका श्रीनगर से लेह को, अभी आपको हम बताए थे मैप पे, अगर फिर से एक बार समझने का प्रयास करें, ये आपको इंडस नदी है। यहाँ पे आपको देखिएगा कि ये लेह है, यहाँ पे लेह है, ठीक ना। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये श्रीनगर है, ठीक ना, यहाँ पे श्रीनगर है, यहाँ पे क्या कहते हैं जम्मू है। तो आप देखिएगा कि इस क्षेत्र में अगर आप देखिएगा कि हम यहाँ से एक दर्रा है, एक पासेज है, ठीक ना, ये पासेज जो है ये पास है आपको कौन सा, तो ये पासेज है आपको बुर्जिला है। ये बुर्जिला जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, लेह को जोड़ता है। वहीं जब हम जोजिला दर्रा को कहेंगे तो ये भी आपको क्या होगा, ये श्रीनगर से ये दर्रा भी आपको जोजिला, पहले बुर्जिला है, फिर यहाँ पे देखिएगा एक दर्रा है, ये दर्रा जो है जोजिला है, जो श्रीनगर को किससे जोड़ेगा, इस पासेज से होकर हम ले जा सकते हैं, इस पासेज का प्रयोग करके भी हम ले जा सकते हैं। तो श्रीनगर से लेह जाने के लिए हम लोग बुर्जिला दर्रा को या जोजिला दर्रा का प्रयोग करते हैं, श्रीनगर से लेह। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जोजिला को क्या कहा जाता है, इसको लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, लद्दाख का प्रवेश द्वार। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, 5 स्टार क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। कई दफे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये आपको पूछा जा चुका है कि किस दर्रे को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। यहाँ पे अगर हिमाचल में देखिएगा तो 2 दर्रे हैं, एक है बारालाचा और दूसरा जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो है सिक्किला। अब ध्यान दीजिए, हम हिमाचल के टोटल दर्रे नहीं बता रहे हैं, बार बार हम इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी हम जास्कर के दर्रे को पढ़ रहे हैं, जो जास्कर रेंज में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में और भी कई सारे दर्रे हैं, उस दर्रे को हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं, हम लोग बेसिकली ये देख रहे हैं कि जास्कर रेंज में कौन से दर्रे हैं। तो जास्कर रेंज में आपको बारालाचा है, जास्कर रेंज में सिक्किला है, और ये दोनों दर्रे हिमाचल में है। समझ पा रहे होंगे बात को। तो
तो अगर आप बारालाचा को देखेंगे तो ये आपको कहां से कहां को जोड़ेगा, तो ये आपको मनाली से लेह को जोड़ता है, मनाली से लेह को जोड़ता है। मतलब देखिए आप इस चीज को समझ लीजिए कि लेह यहां पर है, तो जो भी पासेज होगा यहां से, जिस पासेज का भी हम यूज करेंगे वो पासेज लेह की कनेक्टिविटी को बनाएगा। फिर लेह से अगर हमको जाना है तो खैबर दर्रा है बीच में, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा पासेज है, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा से होकर हम लोग सियाचिन तक जा सकते हैं। फिर यहाँ पे काराकोरम दर्रा पासेज है जो आपको चीन से कनेक्टिविटी हमारा बनाएगा। और हिमाचल का जो ये जो दर्रा है आपको क्या कहते हैं, सिपकिल्ला दर्रा, तो ये यहाँ पे है, ये मतलब जासकर में यहाँ पे ये दर्रा, ये पासेज यहाँ पे बनता है, ठीक ना। तो ये सीधे सीधी अगर आप देखेंगे तो भारत को वो तिब्बत से कनेक्ट कर देता है, भारत को तिब्बत से जोड़ देता है। या आप कह सकते हैं कि हिमाचल की राजधानी क्या, शिमला है, तो शिमला को तिब्बत से जोड़ देता है। तो अगर हम इसको देखेंगे सिपकिल्ला को, तो ये दर्रा क्या करेगा, तो ये जो दर्रा है वो शिमला से, शिमला जानते हैं हिमाचल की राजधानी है, शिमला से तिब्बत को या आप कह सकते हैं चीन को जोड़ देता है, ठीक ना। तो ये हो गए आपको जास्कर के दर्रे। तो ये था आपका ट्रांस हिमालय का मतलब संपूर्ण चीज। अगर सारांशता समझें तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हो गई, काराकोरम श्रेणी हो गया, लद्दाख की श्रेणी हो गई, जास्कर की श्रेणी हो गई। अगर हम काराकोरम रेंज में देखते हैं तो वहां पे केटू है, लद्दाख रेंज में राकापोशी है। अगर हम जास्कर में देखते हैं तो वहां पे नंगा पर्वत है। वहीं पे अगर आप देखिएगा कि नदियों को देखिएगा तो यहाँ पे क्या देखे थे हम लोग कि यहाँ पर एक श्योक नदी है, ये श्योक नदी है, फिर यहाँ पे सिंधु नदी है। और इसके बाद जब हम लोग दक्षिण में आएंगे तो हम जानते हैं कि इसके बाद हम लोगों का मुख्य हिमालय शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जो ITSZ यहाँ पर एक रेखा हो गई जो ट्रांस हिमालय को, इसके बाद हम लोग मुख्य हिमालय की श्रेणियां को पढ़ेंगे। ऐसे मुख्य हिमालय की श्रेणियां हैं, ठीक ना। ग्रेटर हिमालय है, मिडिल हिमालय है, शिवालिक है। तो आप देखिएगा कि मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली जो रेखा है, मुख्य हिमालय को ट्रांस हिमालय से, ट्रांस हिमालय एवं मुख्य हिमालय के बीच क्या है, तो मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच अगर आप देखेंगे तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ITSZ। ध्यान देंगे कि ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच जो है वो ITSZ के द्वारा ये पृथक होता, बहुत बार पूछा जाता है। ये है इंडस सांको सच्चर जोन कहते हैं इसको हम लोग, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंज लाइन कहते हैं, हिंज रेखा कहते हैं। एकदम से इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे, बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक ना। काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी है, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी है, और फिर देखिएगा कि यहाँ पे जास्कर है, ठीक ना, ये सिंधु नदी है। और इसके बाद जब मुख्य हिमालय शुरू होंगे तो वो किससे अलग होता है, ITSZ के द्वारा अलग होगा, यानी कि इंडस सांको सच्चर जोन कहते हैं, या उसको हम लोग हिंज रेखा के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपको पहले काराकोरम श्रेणी हो गई, ये काराकोरम हो गया, काराकोरम के बगल में आप देखिएगा कि क्या है कि यहाँ पे अगर आप समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे श्योक नदी है, ये आपको श्योक नदी है। फिर आप काराकोरम के बाद श्योक नदी के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये लद्दाख है। फिर आप देखिएगा यहाँ पे सिंधु नदी है, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, ठीक है। और फिर ये जास्कर है, ये आपका जास्कर है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होगा, ये ITSZ, जिसको हम लोग हिंज रेखा, हिंज लाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। तो श्योक हो गया, काराकोरम और लद्दाख को पृथक करता, सिंधु लद्दाख और जास्कर को पृथक करता, और यहां से फिर आपका ग्रेटर हिमालय आ जाता है। तो मुख्य हिमालय और जास्कर के बीच ITSZ, या ग्रेटर हिमालय और जास्कर के बीच अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ITSZ है।
तो उम्मीद करते हैं कि ट्रांस हिमालय के सभी पहलुओं को आप लोग भली भांति ढंग से, बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। एक बार फिर ये अपील हमारी रहेगी कि अगर ये क्लास आपको पसंद आए हो तो निश्चित रूप से क्लास को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक बेहतर क्लास में, ठीक है। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी की एक सिलसिलेवार सीरीज चलाकर आप लोगों को ज्योग्राफी या आपके इच्छाओं के अधीन जो है, वो इच्छाओं के अनुरूप जो है वो कुछ क्लासेज जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। आने वाले समय में हम ऑफलाइन क्लासेज को भी यूट्यूब लाइव करने की सोच रहे हैं। तो मिलते हैं फिर से एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।